चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो बताने वाला हूं क्लास 11th के लिए त्रैमासिक पेपर जो कि यहाँ पर रसायन शास्त्र रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। मात्र 10 मिनट का वीडियो है और आपका पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए अंत तक वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। 11 अक्टूबर 2022 यानी कल को ही आपके एग्जाम में यही पेपर आने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, आपके एग्जाम में यही पेपर आने वाला है। तो वायरल हो चुका है यह पेपर और MP बोर्ड का जो यह पेपर है और यह भोपाल से जारी हुआ है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। कक्षा 11वीं का बताने वाला हूँ। त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 का है। 11 अक्टूबर यानी कल को ही होने वाला है। तो रियल पेपर बताने वाला हूँ, केमिस्ट्री का बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो आप सभी जानते हैं कुल प्रश्नों की जो संख्या जो रहने वाली है वो 19 रहने वाली है और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 19 तक आपको संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। और कुल मुद्रित प्रश्नों की जो संख्या है वो 8 रहने वाली है और पूर्णांक जो आपका है वो 70 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पेपर शुरू करने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो निर्देश इस प्रकार से हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, अर्थात विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और सेकंड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको प्रत्येक प्रश्न पर आपको 7 अंक हैं तथा प्रत्येक उप प्रश्न पर आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है। और तीसरा कह रहा है प्रश्न नंबर 5 से लेकर यानी 12 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको शब्द सीमा 30 शब्द होनी चाहिए। और प्रश्न नंबर 13 से लेकर 16 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको शब्द सीमा 75 शब्द तक रहनी चाहिए। और पांचवा है प्रश्न नंबर 17 के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं जिसमें कि शब्द सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। इसी प्रकार से 18वां और 19वां ये 2 क्वेश्चन ऐसे रहने वाली हैं जिसमें 5 अंक निर्धारित किए गए हैं कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएगा। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको सब सीमा इनकी 150 शब्द तक होनी चाहिए। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक तो ताकि पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला देख लेते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अंत तक बनी रहिए हमारे साथ। अंत तक पहला वाला क्वेश्चन है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स आपको दिलाने वाला है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि डी ब्रॉगली समीकरण क्या होती है। तो डी ब्रॉगली समीकरण होती है वो क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो डी ब्रॉगली की जो समीकरण होती है इक्वेशन होती है वो लैम्डा इक्वल होता है H/mc होता है। क्या होता है? H/mc होता है, जहाँ पर H क्या है तो प्लांक नियतांक है और जो लैम्डा है वो तरंगदैर्घ्य होती है और M क्या है तो कण का द्रव्यमान होता है और C क्या होता है तो कण का वेग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं सूर्य के प्रकाश की चाल भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो होता है तो लैम्डा इक्वल टू होता है H/mc जो होता है वो तरंग डी ब्रॉगली की समीकरण होती है। आपका विकल्प यहाँ पर खा वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर सेकंड वाले जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होती हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होती हैं तो 18 होती हैं। कितनी होती हैं? 18 वर्ग होती हैं। यहाँ प्रदूषण रहित ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है तो सूर्य है। क्या है तो सूर्य है। जीवाश्म ईंधन से और गैसोलीन से और नाभिकीय ऊर्जा से इन सभी से क्या है प्रदूषण फैलता है, बट सूर्य से कभी भी प्रदूषण नहीं फैलता है। आपका विकल्प खा वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होती हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे क्या अटैच हो गए हैं, यहाँ पे दोनों की दोनों कॉपी हो गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है, अच्छे प्रकार से देख लेना है। नेक्स्ट की बात है 5वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल का सबसे अधिक घनत्व जो होता है वह कब होता है तो वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यहाँ पर बात है कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है इलेक्ट्रॉन दाता, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को देता है यानी जो इलेक्ट्रॉन निकालता है वही ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। इथाइल अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है वो एथेनॉल होता है। क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तो C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है, अर्थात यही आपका अल्कोहल क्या होता है एथेनॉल होता है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तो सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि बोर मॉडल की विफलता का कारण क्या है। क्योंकि बोर जो थे रदरफोर्ड जो थे वह नाभिक का स्थान नहीं बता सके, क्योंकि नाभिक का स्थान कहाँ पर है नाभिक, अर्थात तभी उनकी जो मॉडल था वह विफल हो गया। नेक्स्ट की बात नहीं यहाँ पे कह रहा है
कि तत्वों के गुणधर्म यानी कि तत्वों के गुणों की क्रम में पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो आवर्तिता लगा देना है। क्या लगा देना है, तो आवर्तिता। जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आवर्तिता हो जाएगा। तो जल अणु जो है इसमें संकरण होता है, जल अणु में जो संकरण होता है वो sp3 संकरण होता है। यहाँ पर बात करें कि हाइड्रोलिक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो हाइड्रोलिक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो सूत्र होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, अर्थात CaO जो होता है वही उसका सूत्र होता है। परावैंगनी प्रकाश जो होती हैं वह क्या होते हैं, तो परावैंगनी जो प्रकाश होती हैं तो वह परावैंगनी प्रकाश डैश के लिए उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, तो परावैंगनी प्रकाश जो है वह किसके लिए उत्तरदायी है। तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होना चाहिए परावैंगनी जो प्रकाश है वह किसके लिए उत्तरदायी है, तो वह किसके लिए उत्तरदायी है आपको कमेंट्स में बताना होगा। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो अभिक्रिया होती है वह अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो अपचयन रिडक्शन कहलाती है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो अपचयन लगा देना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट की बात में इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन कह रहा है वो इस प्रकार से रखा गया है कि इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला जो अभिकर्मक होता है वो क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला जो अभिकर्मक होता है वो लुईस क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर लुईस क्षार लगा देना है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तो वो भी देख लीजिएगा। थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। इसमें ये पहला वाला क्वेश्चन है कि डी ब्रॉगली समीकरण क्या है। जैसा कि अभी भी आपको इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको मिला था कि डी ब्रॉगली की आपको समीकरण बताना थी, जिसमें भी वही बताना है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H/mc होता है। क्या होता है, H/mc होता है। यहाँ पर बात करें कि सिंक क्या है, सिंक को ही हम रिफ्रेश कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रेश कहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर रिफ्रेश लगा देना है। यहाँ पर बात करें उत्कृष्ट गैसों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होती है, तो वो शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य यानी कि 0 होती है। यहाँ पर बात करें एस अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड लगा देना है। ये सिग्मा बॉन्ड लगा देना है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। HCl4 में Cl की ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो +7 होती है। कितनी होती है, +7 होती है। भारी जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। क्रियात्मक समूह के दो उदाहरण आपको देना है, एल्कोहलिक और एल्डिहाइड आपको लिख देना है। क्या लिख देना है, एल्कोहलिक और एल्डिहाइड लिख देना है। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की तो वो भी देख लीजिएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आने के काफ़ी चांस हैं। सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। तो पाउली क्या है, तो पाउली आपको पता होना चाहिए कि पाउली जो है तो वह क्या है, तो पाउली जो इलेक्ट्रॉन की हानि जो होती है वही आपके पाउली के क्या है, पाउली ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो हानि होती है तो वही पाउली ने कहा था। यहाँ पर सीजियम क्या है, तो सीजियम एक धातु है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट की बात ने कि अल्फा बंध जो होता है वो क्या होता है, समाक्ष अतिव्यापन जो होता है वही अल्फा बंध होता है। और ओजोन छिद्र जो होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पाया जाता है। यहाँ पर बात है कि यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या है, तो उप ऊर्जा स्तर है। क्या है, उप ऊर्जा स्तर जो है वही यहाँ पर ऑक्सीजन है। आयनिक हाइड्राइड जो होता है वो क्या होता है, आयनिक हाइड्राइड जो है CaH2 है। CaH2 जो है वो आयनिक हाइड्राइड है। कार्बेनियम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। कार्बेनियम जो है वो क्या है, तो कार्बेनियम जो है वो आपका sp3 संकृत है। क्या है, sp3 संकृत है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन की बात नहीं वो भी देख लीजिएगा, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के काफ़ी चांस लग रहे हैं। यहाँ पर जो पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यफलन किसे कहते हैं। एक कार्यफलन जो होता है उसे हम किसे कहते हैं, तो कार्यफलन को हम फाइज दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, तो फाइज दर्शाते हैं। अथवा वाला है कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तो देहली आवृत्ति क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होता है, तो वह होता है H यानी कि H म्यू का H म्यू0 जो होता है तो यह एक तरंग समीकरण होता है। इसमें की जो म्यू0 है वह यहाँ पर देहली आवृत्ति है और यहाँ पर तरंग की आवृत्ति है। अर्थात ये आवृत्ति है, ये आपकी देहली आवृत्ति है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, अर्थात देहली आवृत्ति के बारे में आपको बताना है। मेंडलीव का जो आवर्त नियम है तो वह क्या है आपको बताना है। तो वाला क्वेश्चन है कि डॉल्फ ग्राइंडर का तर्क नियम आपको बताना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सभी का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी भी दे रहा